Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Coca-Cola Commentary Box T20 World Cup Special 2024। सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है और एक हर मैच ही सरप्राइज करता हुआ नजर आ रहा है। Yesterday we had witnessed a lowest scoring game between South Africa and Sri Lanka, where Sri Lanka were bowled out on 77 runs और ये किसी भी T20 वर्ल्ड कप में उनका सबसे ज़्यादा लोएस्ट स्कोर है। बट लेट्स हैव अ लुक ऑन द मैच समरी फर्स्ट। और श्रीलंका का आप ये देखें कि 8 प्लेयर्स में से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो कि डबल फिगर में भी एंटर कर सके। साउथ अफ्रीका का स्टार्ट बड़ा ही आउटस्टैंडिंग था, उनके पेसर्स को वहां पर बड़ी मदद मिली थी, लेकिन जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बट समहाउ साउथ अफ्रीका हैज़ मैनेज्ड टू विन बाय 6 विकेट्स। एंड टू डिस्कस ऑल दीज थिंग वी ऑल्सो डू हैव अ गेस्ट इन आवर स्टूडियोज टुडे। आई एम जॉइंड बाय क्रिकेट एनालिस्ट असगर अजीम। असगर, वेलकम टू द शो। और जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया भी कि जो न्यूयॉर्क की पिच है, बेसिकली लग रहा था कि वो कोई टेस्ट मैच वहां पर चल रहा है, T20 का तो कोई तासुर ही नहीं था। देखिए, ड्रॉप इन पिच है वहाँ और ड्रॉप इन पिच का शायद तजर्बा इनको इतना नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। चूँकि आप देख रहे थे कि गेंद में बाउंस भी ज़्यादा था, गेंद बाउंस ले रही थी, उसके साथ साथ स्पिनर को भी उसने सपोर्ट किया, लेकिन बैट्समैनों के लिए, बीटर्स के लिए उस विकेट पे हमें कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई। और जो श्रीलंका ने अपनी विकेटें गंवाई हैं, तो आपने नोट किया होगा कि वो ज़्यादातर लूज बॉलों पर उन्होंने अपनी विकेटें गंवाई हैं, या हुक कर रहे हैं तो उस बॉल को वो छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको जो है ना छेड़ा और उसको हुक करने की कोशिश की तो वो आउट हुए। इसी तरीके से कट जो उनके लग रहे थे, बल्ले के एज लग रहे थे, तो वो बाहर जाते हुए गेंद पे लग रहे थे। और थोड़ी सी मुझे जो वॉच हुआ वो यही हुआ कि ड्रॉप एंड पिच की वजह से जो है ये सेट नहीं हो सके। गो के टॉस जीत गए थे और एक अच्छा स्कोर करना चाहिए था। और फिर श्रीलंका की टीम में तजर्बे की भी कमी है, क्योंकि ये तंजीम में 9 से गुजर रही है। इनकी जो टीम है वो अभी श्रीलंका के जो कीपर्स हो गए या उनके जो दीगर बैट्समैन हो गए, वो शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके जो मैचेस हैं ना, वो 4 डिफरेंट वेन्यूज पे रख दिए हैं, तो उनको ट्रेवल बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, श्रीलंका के अलावा भी दीगर 2-3 टीमें और हैं। खुद पाकिस्तान ने भी एक कंप्लेंट कर दी है आईसीसी को, और मिस मैनेजमेंट के हवाले से मैं समझता हूं कि आईसीसी के तमाम इवेंट पे जो है ना, ये इवेंट बाजी ले गया है। और ऐसा लगता है कि सिर्फ अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए आईसीसी ने ये मेज़बानी उनको दी है। हालांकि वर्ल्ड कप से 4 महीने 5 महीने पहले ये आवाज़ आई थी कि अमेरिका ये पूरा नहीं कर पाएगा, मैंने अच्छे इंतजाम और उनसे मेज़बानी ले ली जाएगी। लेकिन फिर जो है अमेरिकन यकीन दहानी के बाद, अमेरिकन क्रिकेट काउंसिल की यकीन दहानी के बाद वहाँ उनको मेज़बानी फाइनल की गई। लेकिन इस फाइनल करने में एक बड़ी रियासत में ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा इशू है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो है वो लंबा सफ़र करना पड़ता है, वैसे ही जो है यहाँ अमेरिका में भी लंबा सफ़र करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से टीमों को जो है मुश्किलात है। और फिर किसी टीम को प्रैक्टिस मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, किसी के शेड्यूल में ऐसा है। जैसे श्रीलंका की बात कर लें तो इसके शेड्यूल में गैप नहीं है कि अगर उसने दूसरे शहर जाना है खेलने के लिए तो वहाँ गैप नहीं है, जाती उसने जो है मैच खेलना है। लेकिन असगर, ऐसे तो बड़े कंसर्न्स खड़े हो जाएंगे फॉर्मर क्रिकेटर्स की जानिब से भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि अमेरिका में तो आप वर्ल्ड कप करवा इससे जाएंगे ताकि क्रिकेट वहां पर प्रमोट हो, लेकिन अगर ऐसी पिचेस होंगी तो क्या खाक क्रिकेट प्रमोट होगा? नहीं, पिचेस तो देखें, इनको मालूम था कि ड्रॉप इन पिच न्यूयॉर्क के वहाँ पे ग्राउंड में लगाया गया है। उस स्टेडियम में असल में ये मैं वही बात करूंगा कि इनको तजर्बे की कमी है, इनको इन विकेटों पे खेलने का इतना तजर्बा नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आप देखिएगा दीगर टीमें जो है वो यहाँ पे बेहतर खेल पेश करेंगी, लेकिन वो टीमें जिनको ड्रॉप इन पिच का इतना तजर्बा नहीं है उनको मुश्किलात ज़रूर होगी। वैसे साउथ अफ्रीका ने तो ये कह दिया है कि हम खुश वो हैं इस बात पर कि हमारे मैचेस यहाँ पर हैं, क्योंकि हमें अब अंदाजा हो गया है पिच कैसे बिहेव करे। जाहिर है पहला मैच जो भी खेलेगा वहाँ पे उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन आप देखेंगे साउथ अफ्रीका की इनिंग में भी शुरू में वो मुश्किलात का शिकार हुए हैं और ऐसा लग रहा था कि उनके बॉडी लैंग्वेज से कि वो कुछ परेशान हो रहे हैं यहाँ खेलते हुए। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने स्टे किया, और जब स्टे किया तो फिर उन्होंने 6 विकेटों से मैच को जीता। लेकिन मैं समझता हूं कि इतना लो स्कोर 77 रन, श्रीलंका की तारीख का सबसे कम स्कोर, मुझे इस पर बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। श्रीलंका को इतना बुरा नहीं खेलना चाहिए था, कुछ उसको वहाँ पे स्टे करना चाहिए था, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन श्रीलंका जल्दबाजी कर गया। और मेरे कामिल भाई ने कल कहा था कि 190 से 210 जो है स्कोर होगा श्रीलंका का, लेकिन मैं कामिल भाई से पूछूंगा, कामिल साहब की तरफ भी आती हूँ और मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं कामिल साहब। सर फरमाइएगा, जैसे कि आप कल कह रहे थे कि एक हाई स्कोरिंग मैच होगा, शायकीन क्रिकेट तो बड़े मायूस हो गए हैं, और फिर आगे पाकिस्तान भारत का मैच भी है, तो ये सितारे तारे सब कहाँ चले गए? अब हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड होती है। आप इसको बिल्कुल तो नहीं कह सकते कि फर्म बिलीव हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं हमेशा।
तो जब प्रिडिक्ट करते हैं तो नेचुरली उसके अंदर कुछ, अब जैसे हमने टॉस को प्रिडिक्ट किया, टॉस ओके था, लेकिन अब बिहाइंड स्टोरीज क्या होती हैं, क्या टेक्निकलिटीज हो जाती हैं, वो कई दफ़ा यकीनन उसके अंदर हो सकता है। और ऐसा हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल कि हम बहुत ही इसको कह देंगे नहीं ऐसा ही होगा, अगर इसी के ऊपर चीज़ें हो गई तो कामिल तो फिर साहब तो आप एक सारा कुछ expected कह रहे हैं कह कि सकते ब्लेम गेम जो है वो बस पिच पर ही जा रहा है। नहीं, अब मुझे इसकी टेक्निकलिटी नहीं पता, ये असगर भाई को ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं, पता है, मैं आपकी numerology के हवाले से पूछ मैं रही हूँ। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक, जो चीजें थी और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, एटलीस्ट श्रीलंका को विन करना चाहिए था ये मैच, लेकिन वो तो बिल्कुल ही स्कोर भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और जैसे बता रहे हैं असगर भाई के पिच का वहाँ पे कोई अमल दखल है, तो शायद उसकी वजह से हो सकता है। बट द गुड nature फैक्टर इज दैट unexpected के वहां पर बॉलर्स को मदद मिल रही है और हमारा मैच भी वहां पर है, तो माइट भी हमारे बॉलर्स भी वहां पर जाके रिदम में आ जाए। लेकिन असगर, आप क्या समझते हैं कि श्रीलंकन टीम को अब कितना खतरा है, क्योंकि उनके ग्रुप में बांग्लादेश भी है, फिर साउथ अफ्रीका भी है। देखिए उनके ग्रुप में से अगर फाइनल 2 के लिए जो टीमें हैं तो उसमें साउथ अफ्रीका तो फाइनल 8 में है ही, लेकिन फाइनल 8 के लिए जो दूसरी टीम है उसका मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान है, और इनमें से ही जो मैच लूज़ करेंगे तो फिर वो बाहर होगा और ये सेकंड टीम बनेगी इस पूल की। लेकिन श्रीलंका को अगर जाना है फाइनल 8 में तो उसको जो है छोटी टीमों के साथ अब इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा करना होगा और ये समझना होगा कि वो यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं, 3 सीरीज जीते हुए हैं, उनका मोराल बुलंद है। गो के तजर्बे की कमी है, लेकिन उस तजर्बे को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो उनकी सीरीज विनिंग पोजीशन पे चल रही है तो एक मैच से इतना उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हार गए कोई बात नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी है, तो आगे जाना चाहिए उनको। हार गए कोई बात नहीं, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन कंसर्न ज़रूर पैदा हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर होना है पाक भारत टाकरा, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में भी अब आवाज़ें इस हवाले से बुलंद हो रही हैं और वो थोड़े से डर भी गए हैं कि पाकिस्तानी पेसर्स यहाँ पर उनके साथ क्या करने वाले हैं। तो विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। और आज भी एक बड़ा अहम मैच होने वाला है, इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड। इंग्लैंड जो कि दिफाई चैंपियंस भी है, रिसेंटली पाकिस्तान को उन्होंने अभी वॉश आउट कर दिया है एक तरीके से, तो स्कॉटलैंड साथ क्या उनका स्टांस होगा, ये सब कुछ भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू कोका कोला कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और आपको पता ही है कि पाक भारत टाकरा भी होने वाला है, इसके अलावा पाकिस्तान का फिर अमेरिका के साथ भी मैच है, और ऐसे में प्रेडिक्शंस भी की जा रही हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स की जानिब से बयानात भी सामने आ रहे हैं। और हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भी आ चुकी है जो कि फॉर्मर प्लेयर हैं पाकिस्तान के, उनकी जानिब से बताई जा रही है। राशिद लतीफ़ ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, और कौन कौन से प्लेयर्स को उन्होंने शामिल किया है ये भी हम आपको बताते चलें। रिजवान बाबर मौजूद हैं और वो इस पे प्रेशर भी देते आए हैं कि इन दोनों को ही ओपन करना चाहिए। इसमें उस्मान खान है, फ़खर जमान है, इफ्तिखार अहमद है, माद वसीम है, शादाब खान है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, मोहम्मद आमिर हैं, हारिस रऊफ़ हैं और अबरार अहमद को भी शामिल किया गया है। लेकिन नसीम शाह और आज़म खान को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। जी असगर, कैसे देख रहे हैं राशिद लतीफ़ की आप इस प्लेइंग 11 को यूएसए के अगेंस्ट? देखिए राशिद भाई एक वसी तजर्बा रखते हैं और उस तजर्बे की बुनियाद पर उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 दी है, लेकिन मैं समझता हूं कि नसीम पे हमने बड़ा काम किया है और नसीम को इस प्लेइंग 11 में होना चाहिए था। अगर ड्रॉप होना है तो वो मेरे ख्याल है अगर शादाब को करें और अबरार को कंटिन्यू रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी राशिद भाई का अपना तजर्बा है, अपना उनकी बात है, लेकिन मेरी नज़र में नसीम का, और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि इस वक्त भारत पे जो खौफ तारी है वो हमारे आमिर और नसीम और शाहीन शाह आफरीदी के खौफ पे वो मुब्तला है। वो बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस कर रहे हैं कि आया इन 3 बॉलर्स को कैसे हम फेस करें और उनके लिए क्या हिकमत अमली अपनाएं। गो के हारिस भी डेंजर साबित हो सकते हैं, लेकिन इन 3 पे उनको ज़्यादा फोकस है। तो मेरा ख्याल है कि नसीम को जो है अमेरिका के अगेंस्ट फाइनल 11 में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और आई थिंक मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करूंगी। लेकिन कामिल साहब ये बताइएगा मुझे कि आज़म खान का क्या होगा? उनके सितारे काफ़ी गर्दिश में नज़र आ रहे हैं, फिर जिस तरह से कल उनके साथ इंसिडेंट हुआ है, तो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं नंबरोलॉजी में वो? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक्चुअली आज़म खान के लिए इंसिडेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम के लिए इंसिडेंट है। अगर आप इस तरह ड्रॉप आउट करेंगे लोगों को ले जाकर
और वो प्लेयर जिसकी हम पहले से कह रहे थे, आपने अभी जैसे असगर भाई ने कहा नसीम के लिए, नसीम को इस मैच के अंदर होना चाहिए 6 ऑफ जो आपका वर्सेस यूएसए जो होने जा रहा है, इस मैच के लिए बहुत आइडियल सिचुएशन थी इस प्लेयर की। अगर उसको आपने ड्रॉप आउट कर दिया है तो अब क्या कह सकते हैं, राशिद भाई की अपनी चॉइस है, लेकिन एक्चुअल इस मैच में होना चाहिए था। नंबर 6 प्लेयर है, वो दिन उसको फेवर कर रहा था। मैंने तो बल्कि उसके लिए यहाँ तक रखा हुआ था कि हम कल उसका अनाउंस करेंगे कि नसीम शाह को ज़रूर खिलाया जाए, और वो काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको लेकिन ड्रॉप कामिल कर साहब, दिया है। आप तो बेसिकली सितारों के हवाले से बता रहे हैं, लेकिन राशिद लतीफ़ ने बेसिकली असगर जो बताया है वो परफॉर्मेंस के एतबार से बताया है, क्योंकि नसीम अभी ज़ाहिर है इंजरी के बाद वापस आए हैं, 6 माह का उन्होंने गैप लिया था, तो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उस तरह से उनकी पेस मौजूद नहीं है। और आज़म खान चूँकि आपको पता ही है कि इंग्लैंड के आगे वो एक्सपोज हो गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद की जा रही है। देखिए, आज़म की तो मैं बात नहीं कर रहा। आज़म को अगर वो बेंच पे बैठा रहे हैं तो नो इशू, उनको बेशक बेंच पे बैठाएं, लेकिन नसीम जो है वो ना सिर्फ रिदम में अब आ रहे हैं बल्कि उनके एतमाद में भी इजाफा हो रहा है। तो अभी जो मैचेस उन्होंने खेले हैं उन मैचेस को देखते हुए गो के वो विकेटें इस हिसाब से नहीं ले सके, लेकिन यूएसए की विकेटों पे नसीम मौसर साबित होंगे। और नसीम कितने मौसर साबित होते हैं यहाँ पड़ेगा हमें अगर उन्हें मौका मिलता है। तो हम डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू कोका कोला कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। और ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 वैसे तो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन राशिद लतीफ़ साहब की जानिब से अनाउंस कर दी गई है, एंड सरप्राइजिंगली इसमें कुछ की प्लेयर्स मिसिंग नजर आ रहे हैं। तो असगर से मैं जान लेती हूँ कि कैसे देख रहे हैं वो इस प्लेइंग 11 को। असगर, इस प्लेइंग 11 में साइम अयूब भी नहीं है, और राशिद फिर ये भी कह रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान के स्क्वाड को अनाउंस करते तो आका अली सलमान और मोहम्मद हारिस को भी शामिल किया जाता। देखिए, आगा अली सलमान को और मोहम्मद हारिस को अगर शामिल करते हैं तो आपके पास पहले ही तनकीद हो रही है कि 3 विकेट कीपर गए हैं। अगर हारिस को ले लेते तब भी 3 होते, अगर आजम को ड्रॉप करते तब भी 3 होते आपके पास। तो वो यकीनन राशिद के अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हारिस एक अच्छा प्लेयर है और ख़ासकर T20 में वो बड़ा तेज़ खेलता है, लेकिन सेलेक्टर का जो फैसला है उसमें मैं समझता हूँ कि हारिस को भी ड्रॉप कर देना बेहतर ही है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि टीम जो हमारी इस वक्त अनाउंस हुई है वो बेस्ट दस्तियाब प्लेयर्स में से हुई है। माँ सिवाय उसमें एक जो मेरा पहले दिन से पॉइंट ऑफ व्यू है वो है अब्बास आफरीदी का। उसके अलावा मुझे टीम में ऐसी कुछ नज़र नहीं आती। हाँ, आजम लेकिन को असगर, जैसे अब पिचेस बिहेव कर रही हैं, आपको नहीं लगता कि अब्बास आफरीदी भी कुछ एक्स फैक्टर वहां पैदा कर सकते हैं? देखिए, अब नया लड़का ले जाकर आप उस पर सारा प्रेशर डालकर ये उम्मीद रखें कि आप उससे परफॉर्मेंस ले लें तो वो आपके अपना एक माइंडसेट तो हो सकता है, लेकिन इतने बड़े इवेंट के लिए हमें उन प्लेयर्स को पे डिपेंड करना चाहिए जिन्होंने कम से कम 25, 30, 40 T20 मैचेस खेले हों, ताकि उनको तजर्बा हो और ख़ासकर बाहर खेलने का उनके पास अच्छा तजर्बा हो। तो मेरा ख्याल है कि राशिद भाई की अपनी सोच है। आगा अली सलमान T20 पे मेरा ख्याल है उनको नहीं ठीक है। और टीम की सिलेक्शन की बात हो रही है तो हमारे ही एक सिलेक्टर साहब हैं, जब उनसे ये सवाल हुआ बेसिकली कि अबरार टीम में मौजूद क्यों नहीं है, आप समझ गए किसकी मैं बात कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब वो मैनेजमेंट का हिस्सा है लेकिन उन्हें पता नहीं है, फिर वो कहते हैं टीम जीत भी सकती है, टीम हार भी सकती है। मतलब ये कुछ अजीब सा स्टेटमेंट है। नहीं, उनसे सवाल ये हुआ था कि अबरार प्लेइंग 11 में क्यों नहीं होंगे या क्यों नहीं हो सकते, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे इसका इल्म नहीं। देखिए, बात यह है कि असद शफीक से ये बात हुई थी और असद शफीक सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, लेकिन टूर सिलेक्शन कमेटी का जो सिलेक्शन कमेटी होती है नेशनल, उससे कोई लिंक नहीं होता। टीम सिलेक्ट करके दे दी जाती है, उसके बाद टूर सिलेक्शन कमेटी जिसमें कोच, मैनेजर और कप्तान, इनकी राय को मद्देनजर रखते हुए एक टीम तश्कील दी जाती है। 60 to 70% राय जो है वो कप्तान की होती है, बाकी ये लोग जो अदर 2 मेंबर हैं वो अपनी राय देते हैं। तो मेरा ख्याल है असद की बात गलत भी नहीं है, और वैसे भी असद ज़्यादा बोलते नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो शायद वो सिलेक्शन कमेटी में भी ना रहे। ठीक है। और क्विकली बस मैं आ जाती हूँ पाक भारत टाकरे से मुताल्लिक, क्योंकि अब ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को वहाँ पर मुश्किलात होंगी, लेकिन भारतीय टीम और जो भारतीय जर्नलिस्ट हैं वो भी कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जिस तरह से विकेट बिहेव कर रही है पाकिस्तानी पेसर्स उन्हें आउट क्लास कर सकते हैं।
बिल्कुल सही है। मैंने भी भारतीय बहुत सारे दोस्तों से बात की, तो उनमें मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो हमारा पेसर है, ख़ास कर आमिर की वापसी के बाद हमारा जो पेस अटैक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ है अगेंस्ट इंडिया। और आमिर को तजर्बा है इंडियन प्लेयर्स का, खासकर टॉप ऑर्डर को आउट करने का। तो एक तो आमिर है, फिर दूसरे डेंजर प्लेयर वो समझते हैं नसीम शाह है, और तीसरे भी शाहीन शाह आफरीदी खुद मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो पेस अटैक है वो इंडिया के मुकाबले में बहुत अच्छा है। हमारे पास हारिस है, शाहीन है, नसीम है और आमिर है। इसके साथ साथ अगर हम एक रेगुलर स्पिनर इब्रार के साथ जाएं और एक ऑलराउंडर हमें जरूरत पड़ेगी, वो हारिस या अमाद में टाई हो सकती है। तो लेट्स सी, फिर सबको इंतजार है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी। और इरफान कामिल साहब, लास्ट कमेंट्स मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। बेसिकली प्रेडिक्शंस हैं क्योंकि आज इंपॉर्टेंट मैच है, इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड एंड देन नेपाल वर्सेस नीदरलैंड। आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? सितारे इनके क्या कह रहे हैं? जो पहला मैच जो है ये वेस्ट इंडीज में हो रहा है, जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का है। तो इसमें जो प्रेडिक्टेड है, मैं टॉस की बात करता हूँ पहले और फिर मैच की बात करता हूँ। तो इसमें इंग्लैंड का सपोर्ट कर रहा है जो आज का जो मैच जो है। और अगर हम सेकंड मैच के ऊपर जाते हैं जो कि नीदरलैंड और नेपाल का है, जो कि डैलस में खेला जा रहा है, तो वो सपोर्ट कर रहा है नेपाल को। जो हम बात कर रहे होते हैं एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात कर रहे हैं, तो नेपाल को बहुत सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। वो छोटी टीमें वैसे ही बड़े बड़े धमाके तो कर ही रही है। हाँ, लेकिन कैटेगोरिकली पूछना चाहूंगी, बस आपसे टाइम की थोड़ी कमी का सामना है हमें। अब्बास आफरीदी के सितारे क्या कह रहे हैं? अब्बास आफरीदी को असगर को तो ज्यादा बिलीव नहीं है उनके ऊपर। नहीं, अब अब्बास आफरीदी को स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा। अब्बास आफरीदी को अगर ये यूज़ करेंगे 9 जून के मैच में, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो वो। अब्बास आफरीदी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर सकते हैं और पाकिस्तान इसलिए कि जो मैं लेकिन मैं आप पूरी टीम को 9 नंबर की जर्सी पहना दें। नहीं, जो 6 तारीख का जो मैच है उसके लिए भी मैं मुसलसल एक ही बात कह रहा हूँ। उसके लिए बाबर आजम को मैंने सजेस्ट किया था, जो 6 तारीख को 6 जून को मैच हो रहा है। उसी के अंदर मैंने नसीम शाह को भी किया है, उसी के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को भी किया है, उसी के अंदर मैंने इमाद वसीम को भी किया है। ये हैं 6 जून के लिए जो अच्छे परफॉर्मर्स होंगे। ठीक है, इसी तरह जो 9 जून के परफॉर्मर्स हैं वो दिया है कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर सकते हैं। और इस सभी को इंतजार है अब 6 जून का और उसके बाद पाक भारत टाकरे का। तो दिस इज ऑल फ्रॉम हियर टुडे। विल सी यू सून टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।